गुड मॉर्निंग। हम अभी वेबिनार की शुरुआत कर देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। मैं बाइफ का जो पुणे ऑफिस है वारजे का, वहाँ से काम करती हूँ। यहाँ से मैं ट्रेनिंग, ई लर्निंग, इस तरह की चीज़ों का काम देखती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है कृत्रिम गर्भाधान की मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे कि हम लोग एसओपी बोलते हैं। एआई का जो अपना काम होता है फील्ड पर, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि ऐसी कुछ बातें जो कि आप ध्यान में रखकर अच्छी तरह से एआई कर सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छी तरह से आप पा सकते हैं। इन बातों के बारे में आज हम इस वेबिनार में बात करेंगे। वेबिनार के आज के प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर संतोष बंसल जी। संतोष बंसल सर बाइफ में ही 17 साल से जुड़े हुए हैं। उसके पहले का भी उनका काफी एआई का लाइफ स्टॉक फील्ड के बारे में तजुर्बा है। वो उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे ही। संतोष बंसल सर पहले राजस्थान में थे, उसके बाद में झारखंड में थे, और अभी जो अपने नॉर्थ के 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, ये तीनों राज्यों का काम वो अभी देखते हैं। इस विषय के बारे में वो आपको बहुत मूलभूत जानकारी दे पाएंगे, जैसे कि एसओपी, एआई का जो काम है या कृत्रिम गर्भाधान का जो काम फील्ड पर करते वक्त छोटी छोटी जो चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, जिससे कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो सके और अपना एआई का जो काम है वो कम से कम समय में अच्छी तरह से उसके हम रिजल्ट्स पा सकेंगे। वेबिनार के बीच में आपको किसी भी विषय पर, इससे जुड़े किसी भी विषय पर अगर आपके सवाल होंगे तो आप या तो चैट में वो सवाल टाइप कर सकते हैं, अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी आप सवाल दर्ज कर सकते हैं, या फिर Q&A का जो सेक्शन है, आपको नीचे 3 चीजें दिख रही होंगी, Q&A, चैट और रेज हैंड। Q&A में आप सवाल डाल सकते हो, दर्ज कर सकते हो, चैट में दर्ज कर सकते हो, या आपको अगर सर से किसी बात में डायरेक्टली बात करनी है, सीधे सर को ही सवाल पूछना है, तो आप रेज हैंड कर सकते हो। वेबिनार के अंत में आपको मौका दिया जाएगा सर के साथ बात करने में, और आपकी जो भी शंकाएं हैं, हमें आशा है कि इस वेबिनार से हम उनका समाधान कर सकेंगे। तो हम वेबिनार की अभी शुरुआत करते हैं। मैं संतोष बंसल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और वेबिनार की शुरुआत करें। स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द वेबिनार। Good morning, madam. Thank you for giving the opportunity to me. सर, आपके यहाँ इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, मतलब आपकी आवाज क्लियरली आएगी। Yes, yes, yes. मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है? Yes, yes. स्लाइड शो मोड में जाकर देखती हूँ मैं। दिखाई दे रहा है पीपीटी? Yes, yes. ओके। जी सर, आप शुरू कर सकते हैं। Good morning, all of you. जैसा कि श्रेया मैडम ने बताया कि आज की जो वेबिनार है एसओपी की एआई के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिसके कारण हमारे रिजल्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। आज फार्मर का भी कंसर्न रहता है, और जो एआई प्रोग्राम है उसकी मेन थीम है कि ज्यादा से ज्यादा जानवर अगर हम कंसीव कर पाते हैं तो फील्ड में हमारे एआईटी की भी रेपुटेशन बढ़ती है। देन उसके रिजल्ट्स के कारण अपने प्रोग्राम को भी सपोर्ट मिलता है। तो हमें कई चीजें ऐसी हैं जो हम जानते भी हैं, लेकिन टाइम टाइम पे है हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम इस वेबिनार के माध्यम से जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमारा कंसेप्शन रेट इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा कई चीजें और भी जुड़ी हैं जिनकी जनरल जानकारी अपने को होनी चाहिए, क्योंकि आज किसान के साथ नॉट ओनली हम एआई का काम करते हैं, लेकिन कुछ एडवाइजरी भी
उसके साथ करते हैं, उसको कुछ नॉलेज भी देते हैं दूसरी चीजों की, तो वो जानकारी अपने को, अपना जो काम है एआई का, उसके बारे में हमें पूरी परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं और उसके जो एनालिसिस करते हैं और जिससे जो रिजल्ट्स आते हैं, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं और वो अपने प्रोग्राम पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, उसकी भी क्लियरिटी अपने को होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की वेबिनार का शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट प्लीज मैं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप लोग सभी एआईटीज हैं और एआई का काम काफी टाइम से अपने एरिया में कर रहे हैं, काफी अनुभव है। तो हम ऐसी चीज पे चर्चा नहीं करेंगे जो चीज आप कर रहे हो, जो एडिशनल चीजें हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। तो एक डेफिनेशन एआई की क्या होती है? एआई की डेफिनेशन होती है कि वुल से जो हम सीमन कलेक्ट करते हैं, देन उसको स्ट्रा में फिल करके कृत्रिम तरीके से फीमेल जेनिटल ऑर्गन में डिपॉजिट करना ही एआई कहलाती है। सबसे पहले इंडिया में जो एआई का काम चालू किया था, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था मैसूर डेयरी फार्म में 1939 ईयर में। ये काम पहले इंडिया में चालू हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में ये काम या तो डेयरी फार्म में था या रिसर्च सेंटर पे था, लेकिन फार्मर के डोर स्टेप पे जाकर के एआई की फैसिलिटी नहीं थी। बेफ ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फर्स्ट फार्मर के घर जाकर के डोर स्टेप एआई का प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में संचालित किया है। वर्तमान में वायप हम 13 राज्यों में काम कर रहे हैं और सभी राज्यों में हमारे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं जो घर पहुंच करके एआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट। जैसा कि हम कैसे कंसेप्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सबसे ब्रीडिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी एनिमल को प्रेग्नेंट करके एक अच्छी क्रॉस ब्रीड या अपग्रेडेड ब्रीड की फीमेल पैदा करना है, जिससे फार्मर को ज्यादा मिल्क यील्ड हो सके, कम समय में मैच्योरिटी हो सके। इसके लिए एक जो साधन है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बैकबोन है कि जितनी सी ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स हम प्रेग्नेंट कर पाएंगे तो हमारे प्रोग्राम को ज्यादा सक्सेसनेस मिलती है। अब इसको कैसे हम अचीव करें, कैसे हम कंसेप्शन रेट को बढ़ाया जाए, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव्ड हैं। अगर हम उनका रेगुलरली सभी पॉइंट का मिलके फॉलो अप करेंगे तो हमारी निश्चित तौर पे कंसेप्शन रेट इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले है कि कंसेप्शन रेट 3 चीजों पे निर्भर करता है। पहला है एनिमल्स पर, दूसरा है एआईटी पे, और तीसरा है सीमन की क्वालिटी में। सीमन की क्वालिटी का मीनिंग है जहां से बायफ में जो हम काम करते हैं, तो हमारा खुद का रिसर्च स्टेशन है सीआरएस उरली कांचन, वहां से सीमन आता है। तो जब सीमन प्रोडक्शन होता है उसी टाइम उसकी अगर गुणवत्ता, जब तक वो इंसेमिनेट गाय को नहीं हो जाती, अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा है एआईटी। एआईटी जो टेक्निक फॉलो कर रहा है एआई की, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, अगर उनका पालन करता है, अच्छी तरीके से करता है, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा है एनिमल्स। अगर एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे हैं, उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी है, उसमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये 3 पैरामीटर ऐसे हैं जिस पे कंसेप्शन रेट निर्भर करता है। कुछ चीजें जो हमारे बियॉन्ड द रेंज है, हमारे हाथ में नहीं है, जैसे एनिमल्स हैं। फील्ड में डिफरेंट टाइप के एनिमल मिलते हैं, कुछ पुअर भी मिलते हैं, कुछ अच्छे हेल्दी भी मिलते हैं, लेकिन इंसेमिनेशन हमें करना रहता है। तो कुछ चीजें जो एआईटी के हैंड में है कि हम अगर उनको सुधार लें या उनका फॉलो अप करें तो हमें रिजल्ट अच्छी मिलती है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले
एआई करने जाने से पहले, आज की डेट में, पहले जब वेब के सेंटर स्टार्ट हुए थे तो एक फोन की सुविधा नहीं थी, तो लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल करके किसान जाता था। लेकिन आज मोबाइल की सुविधा है, सारे कॉल्स फोन पे आते हैं। तो जब भी आपके पास में कॉल आए तो किसान से पूरी पहले उसकी हीट की हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कितने टाइम से वो हीट में आ रही है, अभी क्या पोजीशंस है। देन उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको टाइम देना चाहिए इंसेमिनेशन का, कि राइट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन क्या है। जब आप एआई करने जाते हो तो पहले एनिमल का फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, बाहर से उसको देखना चाहिए कि डिस्चार्ज कैसा आ रहा है, देन एनिमल की हेल्थ क्या है। देन सेकेंडली, डायरेक्ट एआई कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें पहले पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहिए उस जानवर का, कि बाहर से तो वो जो हीट के सिम्टम शो कर रहा है, लेकिन अंदर उसके यूटेराइन हॉर्न कैसे हैं, उसमें टोन है या नहीं है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में हमें इंटरनल एग्जामिनेशन एनिमल के जेनाइटल सिस्टम का हाथ डाल के करना चाहिए। इसके बाद में जब आप इंश्योर हो जाते हो कि वास्तव में एनिमल सही हीट में है और इसमें प्रेगनेंसी होने के ज्यादा चांसेस हैं, देन आप दूसरा काम थ्रोइंग वगैरह का कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पे हम चलते हैं। सबसे पहला है कि जब जिस BA3 में हम सीमन लेकर के जाते हैं किसान के पास में, तो हमें जो BA3 है उसमें 6 कनेस्टर्स होती हैं, और 6 कनेस्टर में अलग अलग ब्रीड का हमें सीमन रखना चाहिए। सीमन को मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। जब हम ये थ्रोइंग के लिए स्ट्रा निकालेंगे तो कंटेनर की नेक तक ही निकालना चाहिए, उसको पूरा बाहर एक्सपोज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो सीमन स्ट्रा है वो LN2 में रहता है, और LN2 का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब काफी ठंडा टेम्परेचर में रहता है कंटेनर के अंदर, जो स्पर्म को सरवाइव रखता है। अगर हम गर्दन के ऊपर उस कनिस्टर को लेके आते हैं तो नेक पर, गर्दन पर जो कंटेनर का टेम्परेचर रहता है वो प्लस में 54 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इससे क्या है कि अगर उस कनिस्टर में सपोज दैट अगर 50 स्ट्रॉ, तो वो 50 बार उसका मूवमेंट होगा। तो स्पर्म को क्या है कि जैसे कोल्ड से हॉट एनवायरनमेंट में जाता है तो स्पर्म को थर्मल शॉक लगता है और स्पर्म डेड होते हैं। जब स्ट्रो के स्पर्म डेड होंगे तो अपने को कंसेप्शन कम मिलेगा। तो जब भी आप इंसेमिनेशन करने जाओ या सीमन का ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा वो LN2 में रहना चाहिए। नेक के ऊपर कभी भी कनिस्टर को हमें नहीं लाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है जो ध्यान रखने का है, कि अगर हम जिस बुल का उस कनिस्टर में से सीमन चाहते हैं, सपोज दैट हम साहिवाल का कुंभ बुल का इंसेमिनेशन उस एनिमल में करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कनिस्टर को नेक तक लाते हैं और हमें उस कनिस्टर में अगर वो कुंभ का बुल का सीमन नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर बुल का, तो 10 सेकंड में अगर हम उस सीमन को पिक कर पाते हैं तो ठीक। अगर 10 सेकंड में हम उसको पिक नहीं कर पाते तो हमें तुरंत फिर वही कनिस्टर नीचे LN2 में डिप करना चाहिए, कंटेनर में वापस नीचे डाल देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, फिर उसको ऊपर लाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा टाइम में गर्दन के ऊपर वहां तक रखोगे तो कनिस्टर में भी छेद होता है, तो LN2 नीचे जाएगी और वो स्ट्रा LN2 में डूबा न रहने के कारण उसको थर्मल शॉक लगेगा, इससे भी कंसेप्शन रेट डिक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट है कि जब भी हम सीमन ट्रांसफर करें, चाहे BA35 से BA3 में डालें या BA3 से हम इंसेमिनेशन के लिए स्ट्रा का को पकड़ते हैं, तो कभी भी स्ट्रो को बिफोर थ्रोइंग, कभी भी स्ट्रो को हमें हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए।
क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से उस सीमन स्ट्रा में जो स्पर्म है उनको थर्मल शॉक लगता है और स्पर्म की मोर्टेलिटी होती है। तो इसके लिए हमेशा यूज करना चाहिए, हमें 8 इंच की चिमटी से ही हम सीमन का आदान प्रदान करें, या जब हम इंसेमिनेशन करते हैं तब भी हम जो सीमन लेना चाहते हैं वो 8 इंच की चिमटी की सहायता से पिकअप करें। नेक्स्ट है एआई का टाइमिंग। एनिमल्स जो है, हम 2 प्रकार के एनिमल्स में इंसेमिनेशन का काम करते हैं, फर्स्ट काउ देन बफेलो। तो हमें सबसे ज्यादा गाय की हीट की 3 स्टेज होती हैं, जैसा आपको पता होगा, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज। इन तीनों स्टेज में अगर इंसेमिनेशन करते हैं, हम अर्ली में भी करते हैं, मिड में भी करते हैं और लेट में, हमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हमें अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो हमें मिड हीट में ही इंसेमिनेशन करने चाहिए। दैट्स मीन्स अगर काऊ है तो 12 से 18 घंटे के बीच में ही इंसेमिनेशन करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इन केस ऑफ बफेलो अगर हम 12 से 24 घंटे के बीच में करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है कि सीमन को कभी भी, जैसे पहले स्टार्टिंग में हम सिर्फ कन्वेंशनल सीमन से ही फील्ड में इंसेमिनेशन करते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास में 2 प्रकार के सीमन्स हैं। पहला सॉर्टेड भी यूज करते हैं, दूसरा कन्वेंशनल। तो सॉर्टेड सीमन और कन्वेंशनल सीमन्स को कभी भी मिक्स एक कनिस्टर में नहीं करना चाहिए, अलग अलग कनिस्टर में रखना चाहिए। और कंटेनर के टॉप पे जिस कनिस्टर में हमने जिस ब्रीड का सीमन रख रखा है उस ब्रीड के अनुसार उस पर टैग लगा होना चाहिए कि इस कनिस्टर में सॉर्टेड सीमन साहिवाल का है, इस कनिस्टर में मुर्रा बफेलो का है। तो अननेसेसरी हमें फील्ड में वो कनिस्टर नहीं उठाना पड़ेगा। जो भी जिस ब्रीड का या जिस टाइप का हमें सीमन चाहिएगा, अगर ऊपर लिखा रहता है तो हम उसी कनिस्टर को एक्सपोज या नेक तक लेके आएंगे। इससे गलतियां भी नहीं होती। कभी कभी फील्ड में हमने देखा भी है, मेरे द्वारा भी देखा गया है कि एआईटी सॉर्टेड और कन्वेंशनल सीमन्स को एक ही कनिस्टर में, तो वाई मिस्टेक किसी एनिमल्स को उसको कन्वेंशनल सीमन से एआई करनी थी लेकिन वो सॉर्टेड लगा देता है। इससे क्या है, किसान से हमारी पहले भी बात होती है कि मैं 150 में कन्वेंशनल सीमन से एआई करूंगा, उसी शर्त पर वो राजी होता है। लेकिन भूल बस अगर हमने गलती से सॉर्टेड सीमन लगा दिया तो एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं देता, इससे के लिए आपको खुद हानि होती है। या रिवर्स केस हम चलते हैं कि जिसको हमें एसएस लगाना था कन्वेंशनल लगा दिया। कन्वेंशनल में 50% चांसेस मेल होने के होते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमन में 90। आपने लगाया कन्वेंशनल लेकिन लगाना था आपको सॉर्टेड सीमन, तो जो काफ पैदा होगा मे बी उसमें ज्यादा चांसेस होंगे मेल होने की। इससे आपकी फील्ड में रेपुटेशन भी डाउन होगी। और एक जो हम चाह रहे हैं सॉर्टेड सीमन का प्रचार प्रसार के लोग बाग एडॉप्ट करें नई टेक्नोलॉजी को, वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि कनिस्टर में कभी भी ब्रीड या सीमन टाइप का सीमन मिक्स नहीं होना चाहिए। अलग अलग कनिस्टर में अलग अलग ब्रीड और टाइप के अनुसार हमें सीमन रखना चाहिए। अगर हम सॉर्टेड सीमन की एआई करते हैं तो एआई करने के बाद में जिस भी बुल का हमने सीमन यूज किया है वो खाली एक्स्ट्रा हमें फार्मर को हैंडओवर करना चाहिए। इसका क्या रीजंस है कि आज के सिनेरियो में कई दूसरे पैरावेट्स भी हैं जो सॉर्टेड सीमन के नाम से कन्वेंशनल सीमन यूज कर रहे हैं और किसानों को एक तरीके से ठगी का शिकार कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि जब हम उसको खाली एक्स्ट्रा देंगे
वो लोग कहते हैं कि जैसे बाइप्स के एआईटी से आप इंसेमिनेशन करवा रहे हो, वो 1200, या किसी प्रोजेक्ट में है तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रेट्स है। वो कहते हैं कि मैं, वो 1200 रुपये लेते हैं, मैं आपको 700 रुपये में ही करूंगा, लेकिन चूंकि वो तो कन्वेंशनल से करता है। तो अगर हम खाली स्ट्रा उसको देते हैं तो वो स्ट्रा पे सेक्स शॉर्टेज के सीमन के बारे में पूरी डिटेल लिखी रहती है। जो बाइफ का है उसमें सेक्स शॉर्टेड सीमन में सेक्स अल्ट्रा 90% लिखा रहता है, फीमेल। तो किसान को भी एक तरीके से आश्वस्त होगा कि जो वो चाह रहा है वो उसको मिला है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी एआईटीजी ने नहीं की है। अगर वो सॉर्टेड चाह रहा है तो हमने सॉर्टेड ही लगाया है, दूसरे लोग उसको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा को देख के बता सकते हैं। देन है एआई गन का टेम्परेचर। जब हम सीमन एक्स्ट्रा LN2 में रहता है, जहां से बनता है सीमन फ्रोजन लेबोरेटरी, वहां से ही LN2 में रहता है और आपके सेंटर तक LN2 में रहता है जब तक उसके इंसेमिनेशंस नहीं हो जाते। तो LN2 में वो सीमन एक्स्ट्रा 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहता है। इसके बाद में जब आप एआई करते हो तो थ्रोइंग करते हो, थ्रोइंग में वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। इसके बाद में थ्रोइंग के बाद में एक्स्ट्रा जाता है गन में। अब गन का अगर टेम्परेचर 37 से अप और डाउन है तो स्पर्म की मोर्टेलिटी निश्चित होगी, क्योंकि जहां भी टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं वहां भी स्पर्म की मोर्टेलिटी निश्चित है। तो जैसे हम कोल्ड वेदर में देखते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री 5 डिग्री भी पहुंचता है कई स्टेट्स में और कई रीजन में। समर में 45 50 तक टेम्परेचर पहुंचता है। और चूंकि हम इंसेमिनेशंस करने जाते हैं मोटरसाइकिल से, तो गन भी हमारी मोटरसाइकिल में ही रहती है, तो गन का भी टेम्परेचर सर्दी में डाउन होता है और गर्मी में 37 डिग्री से राइज होता है। अगर उसमें हम स्टर डालेंगे तो टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण स्पर्म की मोर्टेलिटी होगी और रिजल्ट कम। लेकिन इंसेमिनेशन का काम तो विंटर में भी करना है, समर में भी आपको करना है। तो विंटर में क्या कीजिए, जब भी आप इंसेमिनेशन करने जाएं तो थ्रोइंग के बाद में जब हम गन लोड करते हैं उससे पहले जो टॉप पार्ट में हम सीमन एक्स्ट्रा को लोड करते हैं उस पार्ट को हथेली में लेकर के गन को, और 7-8 बार दोनों हथेलियों के बीच में अगर हम रगड़ेंगे तो वो एक टेम्परेचर पे गन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर? हाँ हाँ सर, हाँ जी अभी आ रही है सर। हाँ। तो सर्दियों में हमें उस गन को अपनी हथेलियों के बीच में अगर हम रगड़ते हैं तो गन का टेम्परेचर नॉर्मल होता है और स्पर्म की मोर्टेलिटी नहीं होता। समर के सीजन में जब गन हॉट हो जाती है, जब भी हम इंसेमिनेशन के लिए जाते हैं तो हमें 10 मिनट लगते हैं। पहले किसान से बात करना, देन उससे पानी मंगवाना, देन एनिमल को बांधना, फिर उसके बाद चेक करना, इसके बाद थ्रोइंग करते हैं। तो सबसे पहले जब भी किसान के घर जाओ गर्मी के दिन में तो गन को निकाल के छायादार स्थान पे रखिए, तो वो एक रूम टेम्परेचर पे गन 5-10 मिनट में आ जाएगी। इसके बाद आप उसमें सीमन लोड करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्पर्म की मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो एक गन का टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अच्छे रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो स्पर्म्स हैं, चाहे वो गाय के हों चाहे भैंस के हों या किसी भी बुल के हों, अगर 4 चीजों के कांटेक्ट में आते हैं तो स्पर्म तुरंत डाइड होते हैं। पहली चीज है वाटर, पानी। दूसरा है डिटर्जेंट, जैसे साबुन, सर्फ, शैम्पू। तीसरा है लुब्रिकेंट, जो भी तेलीय पदार्थ हैं, चाहे तेल है, ऑयल है, ग्रीस है। और चौथा है धातु, चाहे
पीतल है, स्टील है, इनके संपर्क में अगर स्पर्म आते हैं तो तुरंत डेथ करते हैं। तो इन चारों चीजों से हमें स्पर्म को बचाना है कि इनके कांटेक्ट में वो ना आ पाए। तो जैसे आप अगर सोचते हो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है समर में तो हम गन को पानी में डाल दें या पानी से धो दें तो टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो अगर थोड़ा सा भी सिंगल ड्रॉप भी उस सीमन के अंदर जाती है तो स्पर्म की मोर्टेलिटी होती है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है थ्रोइंग करने के बाद में जो सीमन को हम एनिमल्स के जेनाइटल ऑर्गन में डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले हमें गन को आपके सर्विक्स के बाद में बॉडी ऑफ यूट्रस तक ले जाना है और वहां थोड़ा सा सीमन छोड़ना है। फिर बैक छोड़ते हुए मिड सर्विक्स तक सीमन हम छोड़ते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो एक कुछ लोग सोचते हैं कि लेफ्ट हॉर्न में छोड़ना अच्छा रहता है, कुछ लोग दोनों हॉर्न में हाफ हाफ छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर गलत प्रोसीजर है। तो हमें जो सीमन डिपोजिशन की साइट्स है जो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है उसी साइट पे अगर हम डिपोजिशन करेंगे बॉडी ऑफ यूट्रस देन बाद में धीरे धीरे हमें मिड सर्विक्स तक सीमन छोड़ेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थ्रोइंग करने के बाद में थ्रोइंग करने से पहले सीमन एक फ्रीजिंग अवस्था में रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, उसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, उनकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, इसलिए वो लंबे समय तक रखे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सीमन स्ट्रोकी पानी में थ्रोइंग करते हैं तो जो इनएक्टिव स्पर्म थे वो एक्टिव स्पर्म हो जाते हैं। तो एक्टिव स्पर्म थ्रोइंग के बाद में स्पर्म एक्टिव होती हैं और एक्टिव होने के बाद में स्पर्म में उसी टाइम से समय के अनुसार मोर्टेलिटी चालू हो जाती है, मरना भी चालू हो जाती है। तो थ्रोइंग के बाद हमें एआई का काम 3 से 5 मिनट के अंदर कर देना चाहिए। जितना लेट हम इंसेमिनेशन करेंगे, जितनी लेट हम सीमन का डिपोजिशन करेंगे, स्पर्म कंटिन्यूअसली मरते जाएंगे और हमारा कंसेप्शन रेट डिक्रीज होगा। तो कोशिश यही कीजिए कि पहले एनिमल्स को अगर एआई करनी है तो अच्छी तरीके से बांध के रखें और थ्रोइंग के जस्ट बाद ही हम उसको तुरंत एआई कर दें ताकि सीमन फीमेल जेनाइटल सिस्टम में चला जाए। नेक्स्ट प्लीज। इंसेमिनेशंस का टाइम, जैसे कुछ ये चीजें आपके प्रोग्राम से डायरेक्टली जुड़ी हैं, इसलिए मैं आपको काफी चीज ऐसी भी आज हम इस वेबिनार में चर्चा करेंगे जो आपके साथ में डायरेक्टली जुड़ी। अगर हम एनिमल की हीट के स्टेज देखते हैं, स्टेज के हीट देखते हैं कि एनिमल्स 12 आवर में कितने परसेंट एनिमल किस टाइम पर हीट में आते हैं, तो सुबह के 6 बजे से दोपहर तक 22% एनिमल ही हीट में आते हैं। 12 बजे से शाम के 6 बजे तक 10% एनिमल हीट में आते हैं। देन 6 बजे से रात के 12 बजे तक 25% एनिमल हीट में आते हैं। सबसे ज्यादा एनिमल जो हीट में आते हैं रात के 12 बजे से 6 बजे के बीच में 42% एनिमल हीट में आते हैं। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अधिकांश जो कॉल आते हैं वो आपको मॉर्निंग टाइम पे आते हैं और फार्मर बोलता है कि गाय रात से ही चिल्ला रही है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एनिमल अपने मिडनाइट टू 6 AM आते हैं। गाय में अगर हम हीट का पीरियड देखा जाए तो गाय 12 से 24 घंटे तक हीट में रहती है और बेस्ट इंसेमिनेशन का टाइम है 12 से 18 घंटे।
अगर बफेलो की बात करते हैं तो बफेलो 12 से 36 घंटे तक हीट में रहती है और उसके बेस्ट इंसेमिनेशन का टाइम है 12 से 24 घंटे के बीच में। अगर हम इंसेमिनेशन करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एआई गन। कभी कभी क्या होते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। किसान ने फोन किया कि मेरी गाय हीट में है, आप इंसेमिनेशन के लिए आइए। आप भी उसको एक सर्टेन टाइम देते हैं, पहुंचते हैं और गाय को बंधवाते हैं और सीमन स्ट्रो की थ्रोइंग करते हैं और डायरेक्ट एआई करते हैं। तो ये गलत स्टेप है। सबसे पहले हमें एनिमल की हीट का डिटेक्शन करना चाहिए, देन अपने को खुद डिसीजन लेना है कि एनिमल सही हीट में है या नहीं। अगर वो हीट में नहीं है तो किसान को हम ये बोलिए कि अभी इसकी हीट रिड्यूस हो चुकी है, सही टाइम नहीं है। अगर मैं अभी एआई करूंगा तो कंसेप्शन के बहुत कम चांसेज होंगे। नेक्स्ट हीट पे आए तो मेरे को राइट टाइम पे इंफॉर्म करे, ताकि आप भी राइट टाइम पे अगर इंसेमिनेशन करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। इसमें क्या होता है कि हम लोग जनरली जाते हैं तो वापस नहीं आते, कि किसान के घर आए और किसान भी चाह कहता है कि आप आए हो तो इंसेमिनेशन करके जाइए। इससे क्या है कि उसकी, किसान की भी जो एआई चार्जेस उसने दिए हैं उससे नुकसान हो रहा है और सेकेंडरी आपकी भी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो ऐसे केसों में आपको अवॉइड करना चाहिए कि अगर एनिमल इंसेमिनेशन के लिए सूटेबल है तो ही हमें इंसेमिनेशन करने चाहिए। नेक्स्ट है एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग। हार्मोन का बहुत प्रभाव बॉडी पे रहता है। अगर राइट हार्मोन राइट टाइम पे निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जब भी आप इंसेमिनेशन एनिमल का करो तो ऐसी शांत वातावरण में करो, स्ट्रेस फ्री कंडीशन में आपको करना चाहिए। जैसे एनिमल ज्यादा उछल रहा है, कूद रहा है, परेशान हो रहा है, या धूप में गाय बंधी है, ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल जब गाय शांत है और एक छायादार स्थान पे उसको रखना चाहिए, तब अगर हम इंसेमिनेशन करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है थ्रोइंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसेमिनेशन के लिए। थ्रोइंग क्या होती है? जो इनएक्टिवेट स्पर्म होते हैं उन्हें हम एक्टिवेट करते हैं बिफोर इंसेमिनेशन। एआई करने के पहले स्पर्म को हम एक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि सीमन स्ट्रा को हम 30 सेकेंड तक 37 टेम्परेचर पे पानी में डिप करते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं थ्रोइंग। और इससे हमें इनएक्टिव स्पर्म एक्टिव स्पर्म में चेंज हो जाते हैं, उनमें गतिशीलता आ जाती है, वो आगे मूव कर सकते हैं। इसके पहले स्पर्म बिल्कुल गतिशील नहीं होते। तो इसमें दो चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक तो पानी का टेम्परेचर 37 ही होना चाहिए, देन टाइमिंग। अगर आप टेम्परेचर कम और ज्यादा रखोगे तो स्ट्रो की थ्रोइंग सही नहीं होगी, मतलब ज्यादा स्पर्म एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ज्यादा स्पर्म मोटाइल गतिशील नहीं हो पाएंगे। तो अधिकांश एआईटी या कुछ मैं भी फील्ड में जाता हूँ वो एआई करते हैं तो जस्ट पानी मंगवाया, हाथ डाला और इस सीमन स्ट्रॉस में डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर उसका थार्मीटर या थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहिए कि उसका वास्तव में 37 डिग्री है, और टाइम हमें देखना चाहिए कि 30 सेकंड तक। एक चीज और सामने आती है अभी कि अगर हम खड़ी पोजीशन में सीमन स्ट्रो की थ्रोइंग करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इन कंपैरिजन टू लेटी हुई पोजीशन में। तो प्रयास कीजिए कि खड़ी पोजीशंस में हम सीमन स्ट्रा की थ्रोइंग करें, जिससे हमें ज्यादा रिजल्ट मिल सके।
नेक्स्ट है थ्रोइंग करने के बाद में जो सीमन स्ट्रा की कटिंग करते हैं, तो जनरली कुछ लोग ब्लेड से काटते हैं, वो एक गलत प्रोसीजर है। आप थ्रोइंग करने के बाद स्ट्रा को पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले आपको फोर्सेप चिमटी का उपयोग करना चाहिए। जो सीमन की कटिंग करते हैं तो हमें क्या है कि स्ट्रो को पकड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा जर्क देना चाहिए उंगली से। स्ट्रो में क्या है कि एक एयर बबल होता है जो टॉप पे आ जाता है। नीचे फैक्ट्री सील रहती है, ऊपर लेबोरेटरी सील रहती है स्पर्म की। तो वो लेबोरेटरी सील पे वो एयर बबल आ जाता है। उस एयर बबल की जगह से ही या तो हमें स्ट्रा कटर से स्ट्रो को काटना चाहिए, या अच्छी जो कैंची आती है उसकी सहायता से एयर बबल की जगह से 90 डिग्री के एंगल पर काटना चाहिए। अगर आप एयर बबल के नीचे काटोगे तो चूंकि चाहे एक्स्ट्रा कटर हो चाहे कैंची, ये मेटल की बनी है, तो क्या है स्पर्म उस मेटल के टच में आएंगे, और मेटल के टच में आने से वो स्पर्म मर जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि ये चार चीज हैं, पानी है, डिटर्जेंट है, मेटल है, लुब्रिकेंट है, इनके अगर संपर्क में स्पर्म आते हैं तो मरते हैं। तो हमें एयर बबल की जगह से 90 डिग्री पे काटना चाहिए। अगर आप तिरछा काटोगे तो जब आप शीट में उस गन में लोड करके शीट डालोगे और स्पर्म को डिपॉजिट करोगे जेनाइटल सिस्टम में, तो कुछ सीमन आपका रिवर्ट बैक सीट में आ जाता है, क्योंकि वो सही स्ट्रा और सीट की फिटिंग जो दोनों के माउथ हैं उनसे सही ढंग से नहीं हो पाती है, तिरछा रह जाता है, तो वो रिवर्ट बैक सीट में सीमन आता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 90 डिग्री पे कटे, एयर बबल की जगह से कटे, ताकि हमारे रिजल्ट अच्छे हो सके। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड की है। हाँ जी। और दिख रही है सर आपको नेक्स्ट स्लाइड? यस यस। हाँ। सीमन की थ्रोइंग करने के बाद में जब हम स्ट्रा है पानी में गीला रहता है, उसको या तो साफ कपड़ा या टिश्यू पेपर से हमें पोंछ करके गन में लोड करना चाहिए, ताकि कोई भी सिंगल ड्रॉप या सिंगल पार्टिकल ऑफ पानी उस स्पर्म के कांटेक्ट में ना आ सके, जिससे उसके मरने की संभावना बढ़ सके। नेक्स्ट प्लीज। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनकी जानकारी, चूंकि आप एआई का काम करते हो तो आपको टेक्निकल जानकारी भी होनी चाहिए एआई के बारे में, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि एआई करना हम जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अपग्रेडेड नॉलेज भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसेमिनेशन के बाद कंसेप्शन को प्रभावित करते हैं? पहला है इंसेमिनेटर। आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप किस टेक्निक का, किस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करें। दूसरा है बुल। जो स्ट्रा बना है वो किस बुल से बना है, बुल वाइज भी फर्टिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग कंसेप्शन मिलता है। तीसरा है काऊ। काऊ का, जिस एनिमल्स का हम इंसेमिनेशन कर रहे हैं उसका जेनेटिक बनावट कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, उस पर भी कंसेप्शन निर्भर करता है। नेक्स्ट है ज्ञात। सर आपकी वॉइस वापस कट हो रही है। हाँ, वो एक्चुअली में मोबाइल से है ना, तो फोन आ जाता है कभी भी, तो वो मैं उसको। ओके 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 सर। ओके। नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी या लैक्टेशन नंबर, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसका मीनिंग होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ब्याज प्रमाण।
तो अगर जैसे जैसे ब्याज क्रमांक, जैसे एनिमल ने पहली बार बच्चा दिया तो फर्स्ट लैक्टेशन या फर्स्ट पेरिटी, देन सेकंड दिया तो सेकंड लैक्टेशन नंबर, जैसे जैसे लैक्टेशन नंबर बढ़ते हैं हमारा कंसेप्शन भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है टाइम। जैसे मैंने पहले बताया कि हीट की 3 स्टेज होती है, अर्ली हीट, मिड हीट, लेट हीट। तो हमें बेस्ट कंसेप्शन मिलता है मिड हीट पे। तो अगर आप टाइमली इंसेमिनेशन करोगे, राइट टाइम पे इंसेमिनेशन अगर एनिमल्स का होता है तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है सीजन। जैसे ब्रॉडली हम 3 सीजन्स मानते हैं, विंटर, समर, रेनी। तो अगर कंसेप्शन देखा जाए तो समर सीजन में सबसे कम मिलता है, उसके बाद में थोड़ा सा रेनी सीजन में मिलता है, और हाईएस्ट कंसेप्शन हमें मिलता है जो एआई हम विंटर सीजन पे करते हैं। इसका कारण है कि एनिमल पे अगर हीट स्ट्रेस है तो कंसेप्शन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ एनिमल। जो ऑनर उन एनिमल की रेयरिंग करता है, अगर वो उसको मिनरल मिक्सचर दे रहा है, कंसंट्रेट दे रहा है, ग्रीन फॉडर दे रहा है, रेगुलर उसकी डीवर्मिंग कराता है, तो ऐसे अच्छे जानवर पे हमें कंसेप्शन अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है अगर एनिमल में कोई भी डिजीज है, जेनाइटल डिजीज है, जैसे पायोमेट्रा है या दूसरा ब्रूसेलेसिस है, या उसमें कोई भी जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशंस है, कुछ भी चीजें हैं, तो अगर ऐसे एनिमल्स की हम इंसेमिनेशन करते हैं तो हमें इंसेमिनेशन के रिजल्ट कम मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इंसेमिनेशन के बाद जो कंसेप्शन है उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कुछ टेक्निकल टर्म, जैसे आज हम अधिकांश फंडेड सेंटर्स पर या जो बीएसएम सेंटर्स हैं उस पे हम आजकल डिजिटलाइजेशन चालू हमने किया है। एम कृषि जो हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर है या BSILD ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उस पे हम एंट्री करते हैं। या इसके अलावा जब भी आप फील्ड में जाते हो या वेटनेरियन से मिलते हो तो कुछ ब्रीडिंग के प्रोस्पेक्टस में कुछ टेक्निकल टर्म है, उसके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पैरिटी क्या होती, पैरिटी जैसे अभी हमने चर्चा की थी, सिंपल है ब्याज क्रमांक या लैक्टेशन नंबर भी इसको बोलते हैं। तो अगर जिस भी जानवर ने एक बार बच्चा दिया तो उसका लैक्टेशन नंबर 1, अगर वो गाय 2 बार बच्चा दे चुकी तो उसका लैक्टेशन नंबर 2। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सेकंड है इंटर काबिंग पीरियड, मतलब एक बार गाय ने बच्चा दिया और फिर दूसरी बार जो बच्चा दिया उसके बीच का समय, या दो काबिंग के बीच का समय इंटर काबिंग पीरियड कहलाता है। और किसी भी एनिमल्स के लिए या ओनर के लिए इंटर काबिंग पीरियड कम होना चाहिए। अगर इंटर काबिंग पीरियड ज्यादा होता है तो उस फार्मर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। थर्ड है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड होता है कि आफ्टर काबिंग, जब हम एआई करते हैं, काबिंग के बाद में अगर आप इंसेमिनेशन करोगे तो आपको 45 से 60 दिन के बाद में ही इंसेमिनेशन करना चाहिए। चाहे एनिमल काबिंग के बाद 21 दिन में हीट में आता है तो इंसेमिनेशन आपको नहीं करना चाहिए, इस पे भी रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि क्या कारण, जैसे ही काबिंग होती है उस टाइम क्या है, यूटेराइन हॉर्न का साइज काफी बड़ा हो जाता है, तो उस यूटेराइन हॉर्न को नॉर्मल पोजीशन में आने में 45 से 60 दिन का टाइम लगता है। अगर जब यूट्रस ही सही तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए और आप इंसेमिनेशन करोगे तो आपके रिजल्ट कम आएंगे। तो सर्विस पीरियड क्या होता है कि आफ्टर काबिंग के बाद में जब आप एआई करते हो, एआई के बाद एआई करने से के बाद जो एनिमल
कंसीव होता है वो पीरियड सर्विस पीरियड कहलाता है। ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली से 45 से 60 दिन के बीच में हमें होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड क्या होता है कि एक जानवर, अगर हम गाय की बात करें क्रॉस ब्रीड की, तो वो 305 दिन तक दूध देती है। अगर हम इंडिजीनियस की बात करें तो 240 से 270 दिन थे। अगर बफेलो की बात करते हैं तो वो 300 डेज मिल्किंग में रहती है। तो काविंग के बाद में जब एनिमल दूसरी काविंग देने को, बच्चा देने को तैयार होता है, उसके 2 महीने पहले एनिमल से दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। उस पीरियड को बोलते हैं ड्राई पीरियड। जनरली इसका मीनिंग है कि जब गाय दूध नहीं देती है उस समय को हम ड्राई पीरियड बोलते हैं। लेकिन आपको ओनर को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि जब एनिमल 8 या 9 महीने का प्रेग्नेंट हो उस समय उस गाय को ड्राई ऑफ कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो काविंग होगी वो बच्चा भी हेल्दी निकलेगा, उसका बर्थ वेट अच्छा रहेगा और बच्चा देने के बाद में उस गाय का मिल्क यील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर आप ड्राई नहीं करोगे तो नेक्स्ट लैक्टेशन में उसका मिल्क यील्ड भी कम हो जाएगा, जिससे किसान को इकोनॉमिकली लॉस होते हैं। देन है एज ऑफ फर्स्ट काविंग। इसका सिंपल डेफिनेशंस है कि जब बछिया का जन्म होता है और वो कितने दिन बाद उसका एआई हो जाता है। सपोज दैट अगर 2.5 साल पे एआई होती है जन्म के बाद, तो उसकी एज ऑफ फर्स्ट एआई 2.5 साल कहलाती है। इसी तरीके से एज ऑफ फर्स्ट काविंग है कि जन्म लेने से कितने दिन बाद वो गाय या भैंस माँ बन गई, उसको अपन बोलते हैं एज ऑफ फर्स्ट काविंग। ये भी कम होना चाहिए। जनरली क्रॉस ब्रीड में 30 मंथ्स होती है। अगर कोई एनिमल 4 साल 5 साल में क्रॉस ब्रीड अगर मिल्किंग में आ रही है तो वो उसकी एज ऑफ फर्स्ट काविंग है। वो किसान के लिए बेनिफिट नहीं है। मतलब जल्दी, जितनी जल्दी एनिमल हीट में आकर के काविंग में आता है तब किसान को प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है लैक्टेशन यील्ड। जो गाय पूरे ब्यात में एक बार बच्चा देने के बाद दोबारा बच्चा देती है, उस पूरे ब्यात में कितना दूध देती है उसको हम लैक्टेशन यील्ड कहते हैं। जैसे आज जैसे जो बुल यूज कर रहे हो आप, तो कहीं भी साइंटिफिकली हम पूछते हैं या वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि इस बुल का सिलेक्शन करना है हमें सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें उसकी माँ का लैक्टेशन यील्ड देखा जाता है कि एक ब्यात क्रमांक में उसने कितना दूध दिया, तो उसको लैक्टेशन यील्ड कहते हैं। लैक्टेशन पीरियड, जितने समय बच्चा देने के बाद जितने समय तक गाय दूध देती है उस समय को वो लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। जैसे सपोज दैट गाय ने बच्चा दिया और वो 240 दिन तक दूध दी तो उसका लैक्टेशन पीरियड 240। अगर क्रॉस ब्रीड है उसने 300 दिन तक दूध दिया, 305 दिन तक, तो उसका लैक्टेशन पीरियड 305 दिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये फोटोग्राफ्स हैं 2 गाय के, इनको आप देखिए थोड़ा सा। जो उसकी बॉडी के हेयर हैं वो बिल्कुल बेबी हेयर है। मतलब जो बाल हैं वो स्ट्रेट नहीं है, शाइनिंग में नहीं है, रूखे सूखे उलझे हुए बाल आपको दिख रहे हैं। इससे क्या होता है, ऐसे एनिमल्स में मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है और ऐसे एनिमल्स में ओव्यूलेशंस नहीं होते। एनिमल हीट में आता है, हीट के सिम्टम शो करता है, लेकिन जो ईस्ट्रस साइकिल की स्टेज है मेट ईस्ट्रस, उसमें ओव्यूलेशन होता है। मतलब ओवरी से अंडा निकलता है
और उसी अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जिससे बच्चे का निर्माण होता है। तो ऐसी गाय में एनिमल हीट शो करती है, लेकिन अंडा नहीं निकलेगा। जब अंडा नहीं निकलेगा तो गाय प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो अगर आपके फील्ड में ऐसी गाय हैं तो इनकी पहले डीवर्मिंग करा करके और मिनरल मिक्सचर उसको रिकमेंड कीजिए, फार्मर को सलाह दीजिए, तो हम ऐसी गाय को भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी गायों को अपन प्रेग्नेंट करते हैं तो वो रिपीट होती है। हम कहते हैं कि क्यों रिपीट हो रही है, लेकिन प्रॉपर मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण वो कंसीव नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्लीज। ये भी गाय के फोटोग्राफ हैं। इसके आप टेल के ऊपर देखिए, जहां पेल्विक बोन के ऊपर टेल जुड़ी रहती है, वहां जो बाल होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं। पूंछ के जहां टॉप में पूंछ जुड़ी रहती है शरीर से, वहां आप देखोगे गौर से तो ये जो क्रॉस ब्रीड है उसमें आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सही दिख नहीं रहे। इस टेल के हेयर हैं वो बिल्कुल इरेक्ट खड़े हुए हैं। ये भी जानवर में मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण ये भी रिपीट ब्रीडर होते हैं, ये भी कंसीव नहीं हो पाते। तो ऐसे जानवर में ही अगर आप ये सिम्टम देखते हो तो पहले से किसान को मिनरल मिक्सचर रिकमेंड कीजिए, देन उसके इंसेमिनेशंस करोगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फार्मर को भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ क्रॉस सेक्शंस हैं जेनाइटल सिस्टम्स के, जस्ट दिखाने के लिए हैं कि सर्विक्स से हम गन ले जाते हैं, फिर बॉडी ऑफ यूट्रस में जाते हैं, फिर उसमें हम सीमन डिस्चार्ज करते हैं, देन सीमन के जो स्पर्म्स हैं वो दोनों हॉर्न में ऑटोमेटिकली आगे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम चर्चा अभी करेंगे, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होती क्या है, पहले तो हमें ये सबको समझना जरूरी है। और जो प्रोडक्टिविटी है या रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स हैं, मतलब एनिमल्स की उत्पादन क्षमता है, वो डिक्रीज होती है इसके कारण में। तो इनब्रीडिंग क्या होती है कि 2 से 4 जनरेशन के बीच के जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग में भी इनब्रीडिंग मानते हैं, उनमें आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास किसी किसान के पास एक नॉन डेस्क्रिप्टिव गाय थी। मैंने उसको साहिवाल के कुंभ सीजन से, कुंभ बुल से इंसेमिनेट किया। 9 महीने बाद एक फीमेल काफ का जन्म हुआ। ये फर्स्ट काफ है। अब ये काफ का फादर कौन है, कुंभ, मदर कौन है, नॉन डेस्क्रिप्टिव काफ। जब ये काफ 2 साल या 2.5 साल बाद मैच्योरिटी एज पे आएगा, अगर उस टाइम हम दोबारा इसका इंसेमिनेशन कुंभ से करेंगे तो ये इनब्रीडिंग कहलाएगा, क्योंकि कुंभ और जो प्रोजेनी पैदा हुई उसमें माँ और बेटी का रिलेशन है। तो माँ और बेटी का क्लोज रिलेशन है, या इसी प्रकार से दादा या पोती का रिलेशन हो, नेक्स्ट जनरेशन में आप करोगे, तो ऐसे हमें एआई नहीं करनी चाहिए। उस प्रोजेनी के हमें भले साहिवाल है तो हमें साहिवाल का दूसरा बोली यूज करना चाहिए, कुंभ की जगह कौस्तुभ यूज करना, क्योंकि कौस्तुभ और उस प्रोजेनी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुंभ उसका फादर है। अगर आप उससे क्रॉस ब्रीडिंग करोगे तो उसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि उससे बछिया तो पैदा हो जाएगी, वो गाय बछिया भी प्रेग्नेंट हो जाएगी, दूध में भी आएगी, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग से क्या इफेक्ट होती है, क्यों नहीं करनी चाहिए। एआईटी कहेंगे कि हम तो कुंभ सीवन से ही उसकी एआई करेंगे, ना कि कौस्तुभ से। तो जब तक अपने को इसके इफेक्ट या एडवर्स रिजल्ट पता ना होंगे, तब तक इस चीज को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये टेबल के माध्यम से एक रिसर्च एनालिसिस किया गया है इन ब्रीडिंग और नॉन इन ब्रीडिंग एनिमल्स का। तो आप देखोगे एज ऑफ फर्स्ट काविंग, मतलब
बच्चियां कितनी जल्दी माँ बनती है। तो आप देख रहे हो कि जिनमें इनब्रीडिंग हुई है और जिनमें नहीं हुई, 176 दिन पहले अगर इनब्रीडिंग वाली बच्चियां नहीं है तो वो पहले माँ बनेगी। सर्विस पीरियड 16 दिन कम होता है। सर्विस पीरियड जितना बढ़ेगा उतना नुकसान। काविंग इंटरवल 11 दिन बढ़ता है, मतलब काविंग इंटरवल बढ़ जाता है। जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज, इन ब्रीडिंग से एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन भी घटता है। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन भी घट रहा है और फैट परसेंट भी घट रहा है। जब ऑनर के लिए एक तो मिल्क प्रोडक्शन घट जाए और उसका फैट भी घट जाए, मतलब दूध भी कम दे गाय और उस देने वाले दूध की भी मार्केट में कीमत कम मिले, तो इस चीज से किसान को काफी नुकसान होता है। तो हमें जब भी एआई करो, विशेषकर जो आपके सीमन से बच्चियां पैदा हुई हैं, उनके पहले बुल का नाम देख लो कि ये कौन से बुल से पैदा हुई है। वो बुल का हम उस बच्चिया में यूज ना करें ताकि इन ब्रीडिंग को रोका जाए। वैसे बाइफ में सिस्टम है कि सीआरएस से जिस भी एरिया में जो भी बुल गया है 3 साल बाद रोटेट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां या बाई मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं तो वो वहां से भी कंट्रोल होता है। लेकिन मेन कंट्रोल एआईटी को करना चाहिए ताकि हम इस इन ब्रीडिंग को रोक सकें। नेक्स्ट प्लीज। देन है एक चीज हमने देखा है कि जब हम इंसेमिनेशन करते हैं, सपोज दैट किसी महीने में हमने 100 एनिमल्स को, गाय को इंसेमिनेशन किया, जब हम 2.5 से 3 महीने में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं तो 40-45% एनिमल एम्प्टी निकलते हैं, नॉन प्रेग्नेंट निकलते हैं। अब इस नॉन प्रेग्नेंट एनिमल का फील्ड में क्या होता है, ये एक मैंने एनालिसिस अपने वेब के डेटा से ही करने की कोशिश की और आपको शेयर कर रहा हूं कि अगर 100 एनिमल एम्प्टी निकलते हैं या नॉन प्रेग्नेंट जिनको आप घोषित करते हैं, उनका आगे भविष्य क्या होता है, आगे क्या होता है? तो उसमें से नियर अबाउट 50% एनिमल आपके पास में दोबारा आते हैं एआई के लिए। 8% एनिमल किसान बेच देता है। 28% एनिमल ऐसे हैं जिनकी किसान नेचुरल क्रॉस करवाता है और 7% एनिमल ऐसे हैं कि जो हीट में ही नहीं आते और 8% एनिमल ऐसे हैं जिससे को किसान दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे एआईटी से एआई करवाता है। तो हमें थोड़ा सा ये ट्रैक भी करना चाहिए कि जो एम्प्टी एनिमल्स हैं, जैसे ये जो नेचुरल क्रॉस हो रहे हैं 28%, इसको रोकना चाहिए। देन अदर एआईटी के पास जा रहे हैं उसको भी रोकना चाहिए ताकि हमारे इंसेमिनेशंस बढ़ते रहें और आपकी रिप्यूटेशन बनती रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा एक जस्ट आपकी जानकारी के लिए है कि इस जो ओवुलेशन के बाद में ओवा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में 8 से 12 घंटे तक जीवित है और स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में 12 से 30 घंटे तक जीवित रहता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, एक अच्छे एआई सेंटर्स के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि वास्तव में उस सेंटर पे जो इंसेमिनेशन कर रहे हैं या उस सेंटर्स के द्वारा जो बायफ की प्रोजेनी पैदा हुई है उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो एक बेस्ट सेंटर्स के लिए क्या क्या पैरामीटर हम निश्चित करते हैं, वो अगर होते हैं तो वो एक अच्छा सेंटर माना जाता है जिससे किसान को भी अच्छे फायदा होते हैं और इंसेमिनेटर। तो अगर
कंसेप्शन की बात करें तो आज की तारीख में मोर देन 50% से कन्वेंशनल सीमन में कंसेप्शन उस सेंटर का होना चाहिए। और अगर सॉर्टेड की बात करते हैं तो 40% से कंसेप्शन ऊपर उसका होना चाहिए। एक फीमेल को पैदा करने के लिए, जैसे अगर हम 100 एआई करते हैं तो एक फीमेल को पैदा करने के लिए कितनी एआई की जरूरत पड़ती है? तो 4.77 एआई की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम 477 एआई करेंगे तो हमें 100 फीमेल मिलेंगी, क्योंकि कुछ तो रिपीट होंगी, कुछ एम्प्टी होंगी, कुछ मेल होगा। तो अगर 477 हम एआई करते हैं तब हमें 100 फीमेल मिलेंगी। और एक फीमेल को मैच्योरिटी एज में लाने के लिए कितने इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती है? 12। 12 मतलब हम अगर 1200 एआई करेंगे तब हमें 100 एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रोजेनी 100 प्रोजेनी हमारी आगे चल के मैच्योर हो जाएंगी और एआई हो जाएगी। एक फीमेल को मिल्किंग बनाने के लिए कितने इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती है? 70। मतलब 1700 एआई अगर आपने कहीं भी एक साल में की है तो 2.5 से 3 साल बाद देखोगे तो 100 फीमेल आपकी एरिया में दूध में आती है। एज ऑफ फर्स्ट काविंग की बात करें तो क्रॉस ब्रीड में 24 से 35 मंथ होनी चाहिए। इंडिजीनियस और बफेलो में 45 से 50 मंथ में एनिमल बच्चा देना चाहिए। सर्विस पीरियड की बात करें तो क्रॉस ब्रीड में 90 डेज, इंडिजीनियस में 120 से 50 डेज। इंटर काविंग पीरियड मतलब दो ब्यात के बीच में 12 से 15 मंथ्स होने चाहिए क्रॉस ब्रीड में और 18 मंथ इंडिजीनियस। सीमन वेस्टेज अपने सेंटर का लेस देन 1% होना चाहिए। और LN2, क्योंकि सीमन की बैकबोन है LN2 का हमें यूज करना चाहिए लेकिन मिस यूज होने से रोकना चाहिए। तो एक अपने सेंटर पे हर मंथ 20 से 22 लीटर ही LN2 का उपयोग होना चाहिए। अगर हम मेल फीमेल का रेशियो की बात करते हैं कन्वेंशनल सीमन के केस में तो 50-50 मानते हैं, लेकिन प्लस माइनस 2% होता है। जैसे 48% फीमेल पैदा होती है, 52% मेल। अगर इससे ज्यादा मेल पैदा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग सिस्टम में मिस्टेक्स है या फॉलो अप में मिस्टेक्स है। अगर हम सॉर्टेड की बात करते हैं तो वहाँ 90% मेल काफ पैदा होते हैं और 10% 90% फीमेल काफ पैदा होते हैं, 10% मेल काफ पैदा होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। कई चीजों में कहीं आप भी जाते हो या मैं भी कहीं जाता हूँ, चाहे डिपार्टमेंट की मीटिंग हो या कुछ हो, जनरल एक कुछ प्रश्न आते हैं। तो एक स्टडी थी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, में उसके डेटा के अनुसार आपको प्रेजेंट कर कि अगर आपके पास में ब्रीडेबल पॉपुलेशन है मतलब मेल फीमेल, तो उसमें से कितने % फीमेल होंगी? अगर काऊ की बात करें तो 60% फीमेल होती है और 61% इन केस ऑफ बफेलो। जितनी फीमेल्स हैं किसी भी एरिया में तो उसमें से दुधारू गाय कितनी होती है? तो अगर गाय में देखते हैं तो 54% और अगर बफेलो में देखते हैं तो 56%। जैसे कोई हर्ड है, वहाँ 100 फीमेल पॉपुलेशन है तो दुधारू उसमें से कितनी रहेंगी एट ए टाइम? 54% काऊ में और बफेलो में 56%। जो दुधारू जानवर होते हैं, मतलब कोई भी गाय ने एक बार बच्चा दे दिया, किसी ने 2 बार दे दिया, किसी ने 3 बार, ऐसे जो दुधारू गाय हैं उसमें से एट ए टाइम किसी भी फार्म पे मिल्क देने वाली जानवर कितने होते हैं? तो 66% काऊ में और 73% बफेलो में मिलते हैं। जैसे अगर हम किसी डेयरी फार्म पे गए जहाँ दुधारू जानवर हैं
लेकिन उस जिस दिन आप गए हो एट ए टाइम, तो वहां मिल्किंग दूध देने वाले कितने मिले? तो 66 और 72। बाकी कुछ लोग ड्राई में होंगे, कुछ लोग अभी इंसेमिनेशंस नहीं हुए होंगे। इस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन एट ए टाइम मिल्क में हमेशा किसी भी डेयरी फार्म या किसी भी फार्म पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। ये एक स्टडी है, 66 और 73% अपने को काऊ और बफेलो में मिल्किंग में मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एनिमल ओनर या जो डेयरी फार्म है, वो जानवरों का क्या रीजन है कि वो जानवरों को बेच देते हैं या रिप्लेस करते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, क्या कारण? तो अगर हम देखे जाए तो सबसे ज्यादा कारण जो जानवरों को कलिंग करते हैं, हटाते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। जानवर में 2 या 3 लैक्टेशन के बाद में रिप्रोडक्टिव, या तो वो हीट पे नहीं आती, कंसीव नहीं होती, तो एनिमल ऑनर उनको रिप्लेस करता है या सॉल्ट आउट करता है। तो 33% रीजन्स हैं रिप्रोडक्टिव ट्रेट के प्रॉब्लम के, जिसके कारण से एनिमल्स को वो हटाता है। इन्फेक्शियस डिजीज के 12% है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज 5, 22% रीजन है कि एनिमल कम दूध देने लग जाता है, और 10% है कि एनिमल ओल्ड हो जाता है, ज्यादा उम्र का हो जाता है, और अदर्स के कारण है 18%। इस कारण से जो किसान हैं या डेयरी फार्मर्स हैं, वो अपने एनिमल्स को अपने हर्ड से हटाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब बाकी आप सब लोग जानते हो, जो हम काम कर रहे हैं उस काम को कैसे जज किया जाए कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं या रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं, या हम ऑप्टिमम से बहुत पीछे हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आज हमने वेबिनार थी कि कंसेप्शन रेट हमारा अच्छा होना चाहिए, तो कंसेप्शन रेट भी आपको निकालना आना चाहिए कि जो हमने काम किए हैं उसकी सक्सेस रेट क्या है। तभी तो आप अपने आप को, अगर कम है तो आप उसमें और सुधार लाओगे, अच्छा है तो उसको मेंटेन रखोगे। तो कंसेप्शन रेट निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो फॉलो एग्जाम बेसिस पे, कि आपने किसी जितने जानवरों की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की है उसके अनुसार हम कंसेप्शन निकालें। लेकिन ये राइट मेथड नहीं है, ये नियर अबाउट वाला मेथड है, अपने को कंप्लीट या वैलिडेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। दूसरा है 100% फॉलोअप। एआई के 100% फॉलोअप के बेसिस पे हम कंसेप्शन को निकालते हैं, तो हमें पूरी एक्यूरेसी के साथ में कंसेप्शन रेट निकल के आती है। तो इस मेथड को आपको यूज करना चाहिए। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सीमन डोज यूज। ये ज्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। तो आपको सेकंड मेथड के अनुसार अपने काम का जज करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, देन उसमें रेक्टिफिकेशन अपने वर्क में करना चाहिए। तो हम पहले और सेकंड मेथड के बारे में ही आपको कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज। पहला जो मेथड था एग्जाम बेसिस पे, कि सब इसका फॉर्मूला है कि टोटल प्रेग्नेंट एनिमल मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल एग्जाम। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 105 इंसेमिनेशन हमने किसी मंथ में की, 105 में से हम 90 एनिमल्स का ही 2.5 से 3 महीने बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर पाते। अब 90 में से हमें क्या रिजल्ट मिले? 50 एनिमल प्रेग्नेंट मिले और 40 एनिमल नॉन प्रेग्नेंट या एम्प्टी। तो कंसेप्शन रेट क्या होगा? एग्जाम प्रेग्नेंट कितने मिले? 50 गुणा 100 भागा 90, तो 55% हमें कंसेप्शन मिला। दैट इज द अच्छा कंसेप्शन। लेकिन ये मेथड ज्यादा रिलायबल नहीं है,
नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं सेकंड पर, जो बिल्कुल एक रिलायबल मेथड है जिससे बिल्कुल एक्यूरेट कंसेप्शन रेट निकल के आती है। उसका फॉर्मूला है टोटल कितने एनिमल प्रेग्नेंट हुए मल्टीप्लाई 100 और टोटल कितनी एआई से वो एनिमल प्रेग्नेंट हुए, कितनी एआई। पहले था प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से, ये है एआई से। तो सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं 105 एआई की, एग्जाम मैंने 90 किए, सीपी 50, एमटी 40, अदर कोड 15, मतलब कुछ सॉल्व हो गई, डाइट हो गई, ट्रांसफर हो गई, ये अदर कोड है। तो प्रेगनेंसी हमारे को 50 मिली गुणा 100 और एआई कितनी की थी 105, तो हमें कंसेप्शन कितना मिला 47। अगर आप यही चीज पहले वाले फॉर्मूला से निकालते तो उसमें आपका आया था 55 और इसमें आया है 47, तो 8% का डेविएशन। तो वो मेथड नियर अबाउट वाला मेथड है, बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट नहीं देता। तो इस मेथड से आप अपनी कंसेप्शन रेट निकालिए हर महीने, और फिर आपके काम को उसी अनुसार के कहाँ हम कमियां कर रहे हैं, किस स्टेप में मेरे सेंटर से कमी हो रही है जिससे मेरा कंसेप्शन रेट डिक्रीज हो रहा है, उसको आप इम्प्रूव करिए। जो सारे तरीके बताए हैं उनको एक साथ जॉइंटली फॉलो अप करोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम दो चीज का पालन कर रहे हैं, चार चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट इतने अच्छे हमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इसके बाद श्रेया मैम नेक्स्ट। कुछ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि हम जिस सेंटर पे काम कर रहे हैं उस सेंटर पे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो किस काम के हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में मेनली 3 टाइप्स के कंटेनर यूज होते हैं। एक BA3 कंटेनर जो आप मोटरसाइकिल पे रख के फील्ड में एआई के लिए यूज होता है। देन एक कंटेनर है BA35 जो LN2 को स्टोर करने के काम आता है। देन तीसरा कंटेनर है TA55 जो हेड ऑफिस से आपके सेंटर पे LN2 ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो इसी कंटेनर के माध्यम से की जाती है। 1958 में फर्स्ट टाइम LN2 का उपयोग सीमन को प्रिजर्व करने के लिए किया गया। अगर हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी LN2 के, 1 लीटर LN2 एक लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर वो गैस में कन्वर्ट होती है तो 700 लीटर गैस एटमॉस्फेयर में बनती है। 1 kg अगर LN2 में कितने लीटर LN2 होती है, तो 1.24 लीटर LN2 1 kg में होती है। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा इन कंटेनरों के बारे में, जो 3 कंटेनर हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि BA3 कंटेनर है, अगर ये ड्राई होता है तो इसको चार्ज करने में 2 लीटर LN2 की जरूरत पड़ती है। इसका नाम BA3 है, लेकिन अगर इसमें कितनी क्वांटिटी गैस आती है, वो 3.6 लीटर गैस आती है। इसमें 6 कनिस्टर होते हैं जिसमें आप सीमन स्टोर कर सकते हो, और अगर इसको बिल्कुल सही आइडियल कंडीशन में रखा जाए तो पर डे 0.150 ml गैस आपकी इवोपोरेट होती है। नेक्स्ट कंटेनर है BA35, अगर इसको चार्ज करते हैं ड्राई से तो 4 लीटर गैस लगती है, और इसमें गैस की मात्रा आती है 33.3 लीटर। इसमें भी 6 कनिस्टर होते हैं। अगर ये आइडियल कंडीशन में रखा रहे तब भी पर डे 0.118 ml गैस इससे इवोपोरेट होती है। तीसरा है TA55, अगर इसको चार्ज करते हैं तो 5 लीटर गैस लगती है,
और इसमें क्वांटिटी जो आती है गैस की वो 51.5 लीटर आती है। इसमें कोई भी कनिस्टर नहीं होते हैं क्योंकि ये LN2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर बनाए गए। इसमें पर डे गैस जो लीकेज होती है वो 0.43 ml होती है। बाकी कंटेनर आपके काम के नहीं है, जैसे BA20, BA23, एक BA 1.5 लीटर का भी आता है जो पहाड़ी रीजन में यूज होता है। नेक्स्ट प्लीज। एक सेंटर पे, आइडियल सेंटर पे इतने इक्विपमेंट एआई काम करने के लिए होने चाहिए। पहले एआई गन, सीमन, शीट, ये तो सब पे ही रहते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं वो मैं बताता हूँ। एक थर्मामीटर नहीं होता है जो हमें रखना जरूरी है, जो थ्रोइंग के समय टेम्परेचर मापने के काम आता है। देन हम स्ट्रॉ को काटने के लिए अधिकांश लोग ब्लेड यूज करते हैं, तो एक कैंची होनी चाहिए। देन कंटेनर, और सीमन को कभी भी हैंडलिंग हाथ से नहीं करनी चाहिए, उसके लिए फोर्सेप होनी मस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। जो एआई गन होती है उसका जो बैरल भाग है, आगे का प्लंजर जो पुश करते हैं, उसके अलावा जो भाग है उसकी लेंथ होती है 437 मिलीमीटर। देन अगर प्लंजर जो पीछे खींचते हैं उसकी लेंथ होती है 450 mm। तो ये भी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। जो शीत होती है, जो शीत, ये सब चीज स्टैंडर्डाइज है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे से गन लाओगे तो उसका अलग डायमीटर रहेगा या लेंथ रहेगी, ये स्टैंडर्डाइज होती है ये। अगर हम शीत की बात करते हैं तो उसका आउटर डायमीटर 4.2 mm होता है और अंदर जो होल का साइज होता है वो 1.8 mm होता है। ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर जैसे पहले भी चर्चा की गई कि थ्रोइंग के समय पानी के टेम्परेचर मापने के लिए आते हैं। इसमें भी क्या है कि एक एल्कोहलिक थर्मामीटर आता है, एक डिजिटल आता है और एक थर्मोमीटर आता है, एक स्ट्रिप आती है, उससे भी अपन टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सॉरी सॉरी, ये कैंची चिमटी है जो अपन सीमन को प्रिक करने के काम में आती है, या तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, जैसे दूसरा काम आता है कि आप बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में डालो तो भी चिमटी का उपयोग करो, या एआई करते टाइम आप करिए। सीमन थ्रोइंग पहले हम लेटी हुई अवस्था में करते थे तो ये किडनी ट्रे है, लेकिन आज वर्टिकल अवस्था में करते हैं तो उसके लिए भी जार आता है, वो हम यूज करें। नेक्स्ट प्लीज। सीमन के काटने के लिए आप बिल्कुल अच्छी या तो स्ट्रा कटर यूज कीजिए या अच्छी कैंची यूज कीजिए जो बिल्कुल शार्प हो, जिसमें जंग ना लगी हो, ताकि अपने सीमन की क्वालिटी अच्छी हो। जो हम सीमन यूज करते हैं, सीमन स्ट्रॉ आज जो यूज करते हो आप, वो है, उसका टाइप है, नाम है फ्रेंच मिनी स्ट्रा। जो खाली पाइप होता है उसका नाम है फ्रेंच मिनी स्ट्रा। उसकी लंबाई होती है 133 mm। देन उसका डायमीटर होता है 0.2 mm। नेक्स्ट प्लीज। पहले स्ट्रा एक छर्रे वाला स्ट्रा चलता है, काफी पुराने लोग होंगे तो उन्होंने यूज किया होगा जर्मन मिनी ट्यूब स्ट्रा, लेकिन आज ये डिस्कार्ड हो चुका है। फिर इसके बाद में फ्रेंच स्ट्रा आया, वो भी डिस्कार्ड हो चुका है। फिर मीडियम आया। अभी हम जो यूज कर रहे हैं सब जगह यूनिवर्सली, वो फ्रेंच मिनी स्ट्रा है। इसमें कितना सीमन आ सकता है, इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम क्या है, तो 0.25 ml इसमें इस स्ट्रॉ में सीमन आता है। लेंथ इसकी 90
mm होती है, डायमीटर 0.2 mm। नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। हाँ मैडम, अब आया? वो थोड़ा फोन हाँ आ हाँ जाता है जी। डिस्टर्ब जी जी सर। है। जो सीमन का स्ट्रा होता है उसमें कुछ चीजें बिल्कुल मैंडेटरी लिखी हुई होती है, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, अगर बेफ ने प्रोड्यूस किया है तो बेफ, ईयर लिखी रहेगी, इसके बाद में बुल नेम रहेगा, बुल का कोड रहेगा, ब्रीड रहेगी, ब्लड रहे, लेवल रहेगा उस ब्रीड का, और बैच नंबर लिखा होता है। ये जो फ्रेंच मिनी स्ट्रा है इसमें स्पर्म कितने रहते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक गाइडलाइन होती है या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी एजेंसी अगर स्पर्म सीमन डोज बनाती है तो इसमें स्पर्म की संख्या निश्चित। तो कन्वेंशनल सीमन का जो स्ट्रा होता है उसमें 20 मिलियन स्पर्म रहते हैं, और सॉर्टेड है उसमें 2.1 मिलियन स्पर्म रहते हैं। जब हम थ्रोइंग करते हैं तो 50% स्पर्म उसी टाइम डाइड हो जाते हैं, रिमेनिंग जो स्पर्म है वो ओवा को फर्टिलाइज करने के काम आते हैं। उसमें से एक सिंगल स्पर्म ही ओवा के काम में आता है, बाकी स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट में डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमें सेंटर पे कंसेप्शन अच्छा है, ये भी चीज है, लेकिन हमें दो तीन चीजें और भी देखनी चाहिए कि एक तो सीमन का वेस्टेज भी हमारे सेंटर का कम हो, और हम कैसे LN2 की बचत कर सकते हैं। LNT का उपयोग करना है, यूज करना है, लेकिन मिस यूज होने से कैसे बचा सकें, छोटी छोटी अगर हम बातों पे ध्यान करें तो हमारे सेंटर्स की LN2 कंजम्पशन भी एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ सकता है। सबसे पहले तो BA3 की जो हैंडलिंग है, जो सबसे ज्यादा गैस इवोपोरेट होती है वो 3 लीटर के कंटेनर से होती है। अगर हम उसको सही मोटरसाइकिल पे रखते हैं तो उसको स्टैंड होना चाहिए। जब हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो अगर कच्चा रोड है तो थोड़ा सा आराम से उसको चलें। देन जब भी हम मोटरसाइकिल को खड़ा करते हैं तो साइड स्टैंड पे खड़ा ना करें, मेन स्टैंड पे छायादार स्थान पे करें। इससे क्या है कि LN2 गैस का एवोपोरेशन कम होगा, और साइड स्टैंड पे खड़ा करने से जो नेक होती है कंटेनर की वो डैमेज और लीकेज जल्दी होती है, तो आपकी गैस का भी इवोपोरेशन ज्यादा होगा। जब भी हम BA35 से BA3 में गैस डालते हैं तो हमें एक फनल का उपयोग करना चाहिए, कीप का। कनिस्टर से हम डालते हैं क्योंकि जो नीचे वेस्टेज LN2 जा रही है वो वेस्टेज ना हो सके। जब BA3 में हम LN2 भरते हैं तो उसके मुंह से थोड़ा सा कम भरें, ताकि हम जब ढक्कन लगाते हैं तो 50 ml 100 ml हर बार वेस्टेज होती है, वो आपके भी काम की नहीं है, और नुकसान LN2 का होता है। तो थोड़ा सा कम उसको भरा जाए तो ढक्कन लगाते समय बाहर गैस ना निकले। कभी भी LN2 को अगर हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी कंटेनर से दूसरे कंटेनर में तो डायरेक्ट सनलाइट में या गर्मी वाली जगह पे करोगे तो ज्यादा एवोपोरेशन होगा, जिससे भी वेस्टेज ज्यादा होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि इनके जो ढक्कन होते हैं BA3 और BA35, इनमें माइनर डिफरेंस होता है। अगर आप इनको एक्सचेंज कर दोगे तो उस गैस को निकलने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा और ज्यादा गैस इवोपोरेट होगी। नेक्स्ट है, कभी भी BA3 को ड्राई मत होने दें, क्योंकि जब भी आप हर बार अगर रिचार्ज कराओगे तो 2 लीटर वो गैस अलग से खाएगा, और बार बार ड्राई और रिचार्ज करते हैं तो कंटेनर की लाइफ भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट।
सीमन वेस्टेज को कैसे कम किया जाए। अगर हम कुछ बातों को बिल्कुल मैंडेटरी ध्यान में रखें और उनका फॉलो अप करें तो हमारे केंद्र का सीमन वेस्टेज कम हो सकता है। सबसे पहली बात है कि जो BA3 कंटेनर है उसमें टाइमली गैस फिलअप होनी चाहिए। मतलब हमेशा सीमन LN2 में डिप रहना चाहिए। इससे आपका क्या है कि एक तो सीमन वेस्टेज कम होगा और एक आपका जब LN2 में हमेशा सीमन डोज डिप रहेंगे तो आपका कंसेप्शन भी अच्छा मिलेगा। सीमन वेस्टेज क्या है कि काउंट करते हैं, चाहे किसी भी स्टेज पे काउंट करें, जैसे पुणे में या LN2 सप्लाई करते हैं वो काउंट करते हैं आपको देते टाइम, या आप किसी को देते हो तो फोरसेप की सहायता से करना चाहिए ताकि वेस्टेज भी कम हो सके और रिजल्ट भी अच्छे मिल सके। BA3 कंटेनर में जितनी आपको जरूरत हो उतने ही सीमन स्ट्रा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रा उसी में रखें, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो सारे के सारे सीमन स्ट्रा वेस्टेज हो जाते हैं। जब आप एनिमल्स की AI करते हो पहले आप चेक कर लेते हो, AI करते हो तो पहले उसको अच्छी तरीके से बांधना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमने सीमन की थ्रोइंग कर ली और AI करने जा रहे हैं तो जानवर उचक के भाग गया और वो सीमन एक्स्ट्रा अपना क्या है फिर खराब हो गया। तो वो उस जगह के वेस्टेज को भी रोकने के लिए हमें थोड़ा सा पहले एनिमल को अच्छी तरीके से रेस्टेनिंग करना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट प्लीज। एक हमने काफी डेटा पे अपने वेब सेंटर का एनालिसिस किया था, पूरे स्टेट के डेटा पे लाखों सीमन कि सबसे ज्यादा सीमन वेस्टेज कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा सीमन वेस्टेज होता है ड्यूरिंग द थ्रोइंग। जब हम उसको पानी में थ्रोइंग करते हैं तो ब्लास्ट कर जाता है या उसका कॉटन प्लग निकल जाता है। सबसे ज्यादा वेस्टेज 1.63% वेस्टेज थ्रोइंग के समय में होता है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी सर, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। राव साहब, कोई क्वेश्चंस है क्या इस टॉपिक पर किसी के? मैडम एक ही क्वेश्चन आया है। जी पूछिए। पूछने के पहले मैं सभी से विनती करूंगी कि अगर किसी का कोई सवाल होगा तो आप चैट में डाल सकते हैं। और दूसरी बात, तो अगर आपको संतोष बंसल सर से डायरेक्टली अगर बात करनी है, सीधे सवाल पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी राव साहब पूछिए। आर्यन सिंह राजपूती इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि उनको बायप का AI का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो कहाँ पे मिल सकता है? ठीक है। बायफ के अभी हमारे पास में बायफ के 2 जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्रीडेटेड है, मान्यता प्राप्त है। फर्स्ट है उर्ली कांचन पुणे में, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। वहाँ ये कॉस्ट बेसिस सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको एक जो ट्रेनिंग फी है वो आपसे ली जाएगी और 1 मंथ की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी। देन आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में एक आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने इस मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से AI की ट्रेनिंग ली है, अब आप फील्ड में AI का काम कर सकते हैं। तो आप दोनों जी, जगह और कॉन्टेक्ट इसके करें। हाँ, मैं दोनों भी जो लोकेशंस है उसके डिटेल्स ग्रुप पर डाल देती हूँ, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अलावा अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी है AIT पर। उसमें सभी चीजें हमने कवर की है जो कि फिजिकल ट्रेनिंग में भी दी जाती है।
तो ये AIT का कोर्स करके फिर आप अगर चाहते हैं तो किसी अपने AI सेंटर, बाइफ के जो AI सेंटर्स है उनके साथ जुड़ करके उस कोर्स के रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस कोर्स के बारे में भी जो डिटेल्स है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और कोई सवाल नहीं है मेरा। एक अटेंडी जो है योगेश कुमार यादव, उन्होंने हैंड रेस किया है, तो उनको बात करने की परमिशन दे सकते हैं क्या राव साहब? और सो अगर उनको सर से डायरेक्टली सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। योगेश कुमार जी, आप पूछ सकते हैं, सर से बात कर सकते हो। योगेश कुमार, योगेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए और सर से सवाल पूछिए। मैडम कर दिया, मैडम कर दिया। हेलो। हाँ हेलो हाँ जी, योगेश जी हेलो। बताइए। हाँ आवाज आ रही है नमस्ते सर। योगेश जी आपकी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैं ये कह नमस्ते। रहा था, जो सर जो हमारे पास जो शीट आ रहा है ना सर। हम्म। हेलो। हाँ आवाज आ जो रही है। शीट आ रहा है सर वो मोटे वाला आ रहा है, मोटे वाला आ रहा है, तो सर उसमें लीकेज ज्यादा होता है। आप किस स्टेट से बात कर रहे हो? मैं सर जयपुर आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा जयपुर में आप होगे ना। अभी क्या है योगेश जी, वो कुछ शीत की प्रॉब्लम आई थी, स्टेट ऑफिस पे भी उसकी थोड़ी सी कंप्लेंट आई थी। इस बार से जो शीत आएगी, हमने जहाँ से हम दिल्ली से लेते हैं SM इंडस्ट्रीज से, उसको भी बताया है कि ये आपके वहाँ भी जी सर। प्रॉब्लम आई है, दूसरी जगह भी आई है, नेक्स्ट टाइम से ये बिल्कुल नहीं आएगी। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, और जो पहले हम लेते थे उसके अकॉर्डिंग ही शीत हमें अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है। सर सीट तो क्या है, पहले भी चेंज हुई है, लेकिन वो मोटी वाली आती है सर। इनको बारीक वाली करवा दो ना, वो बारीक वाली में से लीकेज नहीं होता। सीमेंट तो सर वो मिनिस्टर आती है, और वो जो आ रही है वो मीडियम का आ रहा है, वो सीट आ रहा है वो। नहीं नहीं, शायद आप ऐसा नहीं है। जो एक बार थोड़ा सा शीत में ये प्रॉब्लम आई थी कि जैसे ही हम उस पे गन पे लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाती थी। लेकिन ये इसका ब्रेक वाला तो सर मोटी, पहले आया था। हाँ तो मेरी नॉलेज में वही है, उसके बाद बात भी हुई। लेकिन ये मोटी और पतली से कहीं से भी कोई शिकायत ऐसी नहीं है कि ये शीत होता ड्यू है टू सर, द, लीकेज होता है उसमें सर, मोटी वाली में लीकेज होता है। या तो आपकी कुछ टेक्निक में है, या अपन 1 to 1 उसको देख करके बात करेंगे है क्या प्रॉब्लम्स। नहीं सर, हमने पहले भी कई बार कंप्लेंट किया है, जब नहीं भी ये शिकायत की आप, तब भी बताया। मैं बात करूंगा क्योंकि मेरी नॉलेज में आपकी ही ये पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि मोटी और पतली में पतली अच्छी रहती है, तो इस पे एक बार बात की जा सकती है। हम उस SM इंडस्ट्री से और जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है उससे बात करके इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर और एक क्वेश्चन है, सवाल है। अ, एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि क्या मैं एक हाँ हेलो, पूछिए। हाँ, हाँ बोलिए। क्या मैं एक गाय को सॉर्टेड सीमेंट लगाया, उसके अगले दिन अगर वो गाय हिट पर रहती है और हम्म पशुपालक उसी गाय को वापस एआई करने के लिए बोलता है, हम्म। तो मैं उसको सॉर्टेड सीमेंट से एआई कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, देखिए सॉर्टेड सीमन हो चाहे कन्वेंशनल हो, इस तरह आपको पता है कि ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए एक सिंगल स्पर्म की जरूरत होती है। अगर हम सॉर्टेड से एआई कर रहे हैं तो 2 मिलियन स्पर्म है 20 लाख स्पर्म है। जब हमने थ्रोइंग की तो उसमें से 10 लाख डेथ हो गई, तो बचे 10 लाख। और उस 10 लाख में से सिंगल स्पर्म की जरूरत होती है किसी भी ओवा को फर्टिलाइज करने की। तो कुछ गवर्नमेंट में भी ट्रेंड है कि डबल डोज लगाकर वो एआई करते हैं। कुछ लोग एक बार एआई आज कर दी, एक एआई कल कर दी, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। आप पर्टिकुलर 12 से 24 घंटे के बीच, 12 से 18 घंटे गाय के बीच में गाय है उसमें एआई कीजिए और सिंगल डोज लगाइए, उसी से कंसेप्ट होगी। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। वी एआई का कंसेप्ट ओनली वेस्टेज ऑफ मनी।
सर राजेंद्र प्रसाद आपसे पूछना चाहते हैं कि आफ्टर एआई पशुपालक को क्या सलाह दे, पशु को खिलाने पिलाने एआई के बाद में सबसे पहला है कि उसकी जो तीनों चीजें हैं, एक तो ड्राई फॉडर, देन है कंसंट्रेट दाना, और ग्रीन फॉडर हम उसको दें। इज इन एडिशन टू दैट मिनरल मिक्सचर उसका रेगुलर चालू करें, ताकि हम जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो उसकी बॉडी को प्रॉपर मिलेगी तो भी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मिनरल, और ये सबसे पहले अगर जानवर की डीवर्मिंग होती है तो और बेस्ट है। अगर आपकी नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल है, एनिमल कुछ लोग ग्रेजिंग में जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो जब एआई होती है उसके 2-3 दिन उस एनिमल को घर पे बांध के रखना चाहिए, ताकि नेचुरल क्रॉस के चांसेस ना हो सके। जी सर। आर्यन सिंह इन्होंने वापस पूछा है कि ट्रेनिंग के बाद क्या हम आपके संस्था से सीमेंट लेकर काम करने का मौका मिलेगा क्या? यस यस, वाइफ संस्था से आप जब भी आप अगर जुड़ना चाहते हो तो पहले हम 1 मंथ की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसकी ट्रेनिंग फी जो भी कॉस्ट है आपको देनी पड़ेगी। देन इसके बाद में जहां आप सेंटर लेना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में, हम सेंटर दे सकते हैं। हमारा एक मॉडल है कि 60 डोज हम सीमन 5,000 रुपीज में देंगे, जिसमें शीत भी देंगे, सीमन देंगे, LN2 देंगे, आपका मेडिक्लेम होगा, सारा कुछ होगा, और आपके साथ में एक बाइफ और आपके बीच में एक एग्रीमेंट भी होगा। अगर 60 डोज के बाद जो भी सीमन एक्स्ट्रा आप लोगे उसको हम 25 रुपीज पर एक्स्ट्रा आपको देते हैं। इस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे राजस्थान में 22 जिले में हम नियर अबाउट 350 सेंटर रन कर रहे हैं। तो संस्था से आप कभी भी जुड़ सकते हो, हमेशा वेलकम है। आप मेरे को फोन भी कर सकते हो, मैं जो कंसर्न पर्सन है उसका फोन नंबर देके, या आप उदयपुर हमारा हेड ऑफिस है सेक्टर 14 CA सर्किल में, वहां भी आके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, या जिस जिले में हो उस जिले के जिला अधिकारी से भी बात करके हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। जी सर। मुझे लगता है आर्यन सिंह राजपूत इनका क्वेश्चन का सब आंसर मिला है। और अभी एक नारायण जो आपने पार्टिसिपेंट उन्होंने आपसे पूछा है कि पशुपालक पैसा देना चाहता है, दे रहा है और बोलता है कि मुझे मेरी काऊ में सॉर्टेट्स ही लगवाना है, तो क्या करें? देखिए ऐसा है, वाइफ जो संस्था है वो पैसे के लिए काम नहीं करती है। वाइफ के कुछ एथिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और आप आज वाइफ के काम की क्वालिटी है, उसी के बेस पे जाना जाता है। वो क्या है, अगर वो किसान पैसा दे रहा है इसका मतलब जस्ट हम सीमन उसको सेल आउट कर रहे हैं, नॉट डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर एनिमल सही नहीं है, सॉर्टेड सीमन के लायक नहीं है, तो उसको कन्वेंशनल से एआई करो। हम पैसा लेने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि अगर वो सॉर्टेड से कंसीव नहीं होती, कई बार हमने कई इंसेमिनेशन ऐसे किए हैं सॉर्टेड के, और इससे हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इससे फील्ड में हमारे सेंटर की और हमारे सॉर्टेड सीमन की रेपुटेशन डाउन होती है। अब अगर कोई किसान ऐसा कहे कि साहब ये गाय मेरे पास में है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, इसको 10 एआई कर दो, तो हम पैसा सीमन को बेच नहीं रहे, हम उसको एक बार एआई कर सकते हैं। अगर वो किसान कहता है कि इसमें 10 डोज डालो, तो हम 10 डोज नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सेलिंग ऑफ स्ट्रॉ हो गई। 9 डोज वेस्टेज है, चूंकि वो पैसा वाला है, पैसा दे रहा है, इसका मतलब नहीं। हम हमारी क्वालिटी और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वाइफ उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करती, तो ये गलत है। सर एक क्वेश्चन आया है राजेंद्र प्रसाद इनकी ओर से
वो पूछते हैं कि सर कई बार होता है, पशु 2 से 3 बार रिपीट होता है, तो इसमें क्या करें? देखो, रिपीट ब्रीडिंग के कई कारण है। सबसे एक जो हमारे लेवल पे उसका सॉल्यूशन है कि एनिमल की फीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने पहले बताया कि पहले डीवर्मिंग उसको दीजिए, डीवर्मिंग के 7 दिन बाद उसको मिनरल मिक्सचर चालू कीजिए, ड्राई पाउडर कंसंट्रेट वो दीजिए, है। अगर इसके बाद भी कई एनिमल्स ऐसे हैं कि ये सब करने के बाद भी वो बिल्कुल कंसीव ही नहीं होते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की और वेब की लिमिटेशंस हैं, हम उसको हमारे लिंकेज कंसर्न वेटनरी हॉस्पिटल से भी होते हैं। तो पर्टिकुलर इस केस में उसको हॉस्पिटल से लिंक कराकर वेटनेरियन वो आए, वहां उसका पूरा एग्जामिनेशन करे, उसमें क्या मिस्टेक है। क्योंकि इनफर्टिलिटी के सो मेनी रीजंस हैं, हार्मोन डिस्टरबेंस है, मिनरल की डेफिशिएंसी है, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा, देयर आर सो मेनी रीजन। तो वो ऐसे केसों को अगर 3 बार कोई गाय कंसीव नहीं हो रही, तो वेब के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसके बाद उसको वेटनेरियन को रेफर करना चाहिए। अगर किसान आपके थोड़ा बात मानता है तो उसके फीडिंग शेड्यूल को सुधार के एक बार देखिए। अगर उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रही तो देन रेफर टू द वेटनेरियन। ठीक है सर, मेरे ख्याल से अभी कोई और सवाल नहीं है किसी को। अभी भी मैं पूछ रही हूँ, अगर किसी को सीधे सर से सवाल पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। जैसे मैंने बोला, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उसके डिटेल्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। और बिहार के जो एक जन है अभी जिन्होंने सवाल पूछा था, मैं बिहार के भी जो अपना ऑफिस है, आर्यन सिंह जी, मैं बिहार के ऑफिस के भी डिटेल्स देती हूँ आपको। आप वहाँ किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस 1 मिनट रुकते हैं, अगर किसी के और के सवाल होंगे तो हम पूछ सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से सवाल नहीं है किसी के। तो हम वेबिनार अभी खत्म हो गया है ऐसे बोलते हैं। उसके पहले मैं संतोष बंसल सर का बहुत बहुत उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना इतना समय निकालकर हमारे साथ इतनी डिटेल में बात की। सच में तो होता है कि फील्ड पर लोग काम करते रहते हैं, लेकिन ये जो छोटी चीजें रहती है जिससे कि अपना कंसेप्शन रेट बढ़ सकता है, जिससे अपना कष्ट थोड़ा सा फील्ड में का कम हो सकता है, और ये जब बातें हमें समझ में आती है तो अपना काम थोड़ा और आसान होता है। इसी कोर्स के बारे में या फिर इस सवाल से, इस टॉपिक से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप ग्रुप पर पोस्ट करते रह सकते हैं। हम आपके जो सवाल है वो बंसल सर से फॉरवर्ड करते रहेंगे, उनसे जो जवाब आएगा आपको बताते रहेंगे। और प्लस आपको और भी कोई कुछ अगर इंफॉर्मेशन माहिती चाहिए होगी तो आप बाइफ के नजदीक के AI सेंटर से या फिर अपने फील्ड ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। जो संतोष बंसल सर ने कहा वही अपने बाइफ में सभी जगह पर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो मुझे निश्चित रूप से मैं आपको बता सकती हूँ कि इसी तरह के आपको गाइडेंस सभी अपने फील्ड सेंटर से भी मिल जाएंगे। फिर से एक बार संतोष बंसल सर से मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, संतोष बंसल सर का। और यही अपना वेबिनार खत्म हुआ, ऐसे मैं बताना चाहती हूँ। थैंक थैंक यू यू मैडम। बंसल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच।